नमस्कार, मैं अभिमन्यु दहिया, लेक्चरर जियोग्राफी, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट, आप सब विद्यार्थियों का एजुसेट टेलीकास्ट में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11th जियोग्राफी के अंतर्गत रिमोट सेंसिंग, इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग चैप्टर का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर का उद्देश्य है आप सब विद्यार्थियों को सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है उससे और उसके जो प्रोसेसिंग विधि है, उसके इक्विपमेंट हैं, उसके एलिमेंट्स हैं, उन सब से अवगत कराना है। सुदूर संवेदन, इंट्रोडक्शन टू रिमोट सेंसिंग। सुदूर संवेदन वह तकनीकी होती है जिसमें किसी वस्तु के बारे में जानकारियाँ बगैर उस वस्तु को छुए ले ली जाती हैं, यानी दूर से संवेदन करना, दूर से उसकी सेंसिंग करना सुदूर संवेदन कहलाता है। यानी किसी वस्तु को छुए बगैर उससे संबंधित आंकड़े एकत्रित करना सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग कहलाता है। सुदूर संवेदन जो शब्द है, रिमोट सेंसिंग शब्द का पहली बार प्रयोग ये विद्वान रही हैं मिशिगन विश्वविद्यालय अमेरिका के अंदर एवलिन प्रूट। ये एवलिन प्रूट नामक विद्वान हैं, इन्होंने पहली बार 1960 में सुदूर संवेदन शब्द का प्रयोग किया था। सुदूर संवेदन टेक्नोलॉजी में आजकल रिमोट जो सेंसिंग उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, उनके माध्यम से पृथ्वी का लगातार टाइम टू टाइम पीरियोडिकल आधार पर मेजरमेंट किया जाता है, जिससे सीधे आंकड़े फोटोग्राफी के माध्यम से जो धरातल पर स्थित केंद्र हैं उनको प्रेषित कर दिए जाते हैं। सुदूर संवेदन में वास्तव में एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से जो है टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए धरातलीय आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। क्या होता है, इस प्लेटफॉर्म को हम हवाई जहाज के रूप में, उपग्रह के रूप में या जो एयर बैलून्स होते हैं उनके रूप में यूज करते हैं। इन पर कैमरा असेंबल कर दिया जाता है और उनके द्वारा जो धरती पर धरातलीय वस्तु होती है या पूरा का पूरा धरातल है उसका मेजरमेंट किया जाता है। जैसे आजकल आप शादी विवाह में भी ड्रोन कैमरे देखते होंगे कि उनके द्वारा जो है सारी की सारी जो गतिविधि है उनको मेजरमेंट करते हैं। सुदूर संवेदन के इम्पोर्टेंट पार्ट। सुदूर संवेदन में 3 मुख्य एक्टिविटीज होती हैं। नंबर 1, धरातलीय पदार्थ, यानी जिनका हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं। सेकंड वन होता है अभिलेखन युक्तियाँ, यानी रिकॉर्डिंग मेथड, कि कैमरा जो है वो उपग्रह पर लगाया गया है या एयर बैलून में है या जहाज पर उसको फिक्स किया गया है या ड्रोन के माध्यम से कैमरा जो है असेंबलिंग का काम कर रहा है। तो ये सेकंड मेथड होता है। थर्ड वन होता है ऊर्जा तरंगों के माध्यम से सूचनाओं की प्राप्ति, कि जो कैमरा है जिस रोशनी को वो रिकॉर्ड कर रहा है उसकी 2 विधियाँ होती हैं। एक तो नेचुरल यानी सनलाइट, और दूसरा होता है कि कैमरे के द्वारा या जो रडार विधि होती है जिसमें वेव्स को भेजा जाता है, तरंगों को धरातल की ओर ट्रांसमिट किया जाता है और जब वो तरंगे टकराकर वापस होती हैं तो उनको सेंस कर लिया जाता है। तो ये दूसरी विधि होती है जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे। अब आता है कि जो सुदूर संवेदन है इसके अंदर सूचनाएं प्राप्त करने के लिए कौन कौन से चरण होते हैं, यानी स्टेप ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू रिमोट सेंसिंग। इसमें क्या होगा, फर्स्ट वन सोर्स ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का सोर्स क्या है। सेकंड वन ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू द सरफेस, कि या तो सूर्य से एनर्जी आ रही है धरातल तक, या जो हमारा सोर्स है जैसे रडार है या कोई कैमरा है तो उसके द्वारा लाइट को भेजा जाता है और उस लाइट को फिर सेंस किया जाता है। थर्ड वन इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद अर्थ सरफेस, कि धरातल पर जो वो एनर्जी है वो टकराकर किस प्रकार का बिहेव करती है, ये तीसरा चरण होता है। इनलार्जमेंट ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एटमॉस्फियर, पृथ्वी से जो या वायुमंडल से जो ध्वनि तरंगे हैं या प्रकाश का
उत्सर्जन है या परावर्तन है उसका मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड या एमिटेड एनर्जी थ्रू सेंसर, कि सेंसर उस रिफ्लेक्टेड एनर्जी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे आपने कैमरा देखा होगा कि जब आप कैमरे से कोई फोटो क्लिक करते हैं तो फ्लैश लाइट होती है उसको वो रिकॉर्ड करता है, या नेचुरल लाइट होती है उसको रिकॉर्ड करता है। तो सेम टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज होती है। नेक्स्ट स्टेप होता है कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी इनटू फोटोग्राफ या डिजिटल डाटा, कि जब वो एनर्जी रिकॉर्ड हो जाती है तो उसको एक पिक्चर के रूप में या डिजिटल डाटा या अंकीय आंकड़े के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इसमें स्टेप होता है ड्राइंग सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा प्रोडक्ट, यानी जो सूचनाएं हैं, आंकड़े जो हमारे पास एकत्रित हो गए हैं उनसे जो कैलकुलेशन करना, उसका एनालिसिस करना। और लास्ट स्टेप होता है कन्वर्जेंस ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू मैप एंड टेबल्स, कि जो सूचनाएं हमें अब एकत्रित हो गई हैं उनसे मैप बनाना या उससे कोई टेबल बनाना, एनालिसिस करना। अब इन सारे चरणों के बारे में हम आगे डिटेल से स्टडी कर रहेंगे। फर्स्ट वन जो था वो स्टेप है सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सोर्स क्या है। तो सोर्स जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नेचुरल सोर्स है, सेकंड वन कृत्रिम सोर्स हैं। नेचुरल सोर्स के अंदर सूर्य के प्रकाश का यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल के अंदर रडार की वेव हो सकती हैं, इसके अलावा माइक्रोवेव तरंगे हो सकती हैं, या प्रतिध्वनि एवं संकेत होते हैं, जिनके आधार पर ये इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो धुंध में और बादलों में भी 24 घंटे सेंसिंग का काम कर सकते हैं। हालांकि जो नेचुरल फोटोग्राफी होती है इसके अंदर जिस दिन बादल होंगे या कोहरा छाया होगा तो ऐसी स्थिति में नेचुरल जो सेंसिंग है वो बाधित होती है, जबकि आर्टिफिशियल के अंदर जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, उसके द्वारा हम रडार का यूज करते हुए धुंध और बादलों में भी मेजरमेंट कर सकते हैं, सेंसिंग का कार्य कर सकते हैं। सेकंड जो स्टेप है इसमें क्या होता है कि जो वेव्स हैं, धरती पर जो सूर्य का प्रकाश है या कोई भी प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की गति से धरती की ओर पहुंचता है और उससे टकराकर वो रिफ्लेक्ट होता है। इसी प्रकार से जो ये नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इसको हम कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश को, इसमें क्या होता है कि इसको हम वेव लेंथ के द्वारा मेजरमेंट करते हैं। वेव लेंथ क्या होता है कि वेव की एक क्रिस्ट होती है यानी ऊंचा भाग, और दूसरी थ्रॉट होती है यानी तरंग का गरत और तरंग सरंग, इन दोनों के बीच की लंबाई को हम वेव लेंथ कहते हैं। और वेव लेंथ के आधार पर ही हम जो विभिन्न प्रकार की आवृत्तियां होती हैं उसका सेंसर के माध्यम से रिकॉर्ड करते हैं। जो कम लंबाई वाली तरंगे होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति अधिक होती है, और जिन तरंगों की लंबाई अधिक होती है उनकी आवृत्ति कम होती है। नेक्स्ट आता है इसमें जो चरण है उसमें स्रोत से पृथ्वी के धरातल तक ऊर्जा का संचरण कैसे हो रहा है, यानी वो वेवलेंथ के रूप में किस प्रकार से आती हैं। जैसे अलग अलग तरंगे होती हैं, लाइकली गामा वेव्स, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज जिसे हम पराबैंगनी विकिरण कहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट होता है दृश्य वेव किरणें, वो भाग रोशनी का वो भाग जिनको ह्यूमन आईज सेंस कर सकती हैं। अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव और रेडियो तरंगे, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस प्रकार से डिफर करती है। ह्यूमन आई जो है वो केवल दृश्य किरणों को ही देख सकती है। हम एक्सरे, गामा वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इनको ह्यूमन आई नहीं सेंस कर पाती, लेकिन जो हमारे सेंसर होते हैं वो इनको सेंस करते हैं, जिनके आधार पर वो विभिन्न प्रकार की डिजिटल डाटा को कलेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है पृथ्वी के धरातल के साथ ऊर्जा की अन्योन क्रिया यानी इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद अर्थ सरफेस। नेचुरल सोर्स से हो या आर्टिफिशियल सोर्स से हो, जो एनर्जी है वो पृथ्वी पर जो विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनके साथ उसका इंटरेक्शन होता है। तो कुछ एनर्जी अवशोषित हो जाती है, कुछ ट्रांसमिट हो जाती है या कुछ रिफ्लेक्ट कर दी जाती है।
इन अलग अलग जो वस्तुएं होती है उनका संरचना, उनका स्वरूप, उनका आकार, उनके गुण डिफर करते हैं, इसलिए ये सारा जो अवशोषण और परावर्तन है वो एक जैसा नहीं होता। इसी के आधार पर जो विजुअल सेक्टर होता है एनर्जी का, उसके अंदर वस्तुएं विभिन्न प्रकार से दिखाई देती हैं। तो धरातल के परावर्तन के आधार पर हम दो प्रकार से इसको कह सकते हैं कि एक सुव्यवस्थित परावर्तन होता है और दूसरा होता है विसरित परावर्तन। तो जो धरातल पर चमकीला और स्मूथ धरातल होता है उस पर विद्युत जो चुंबकीय परावर्तन है वो सुव्यवस्थित होता है, जबकि जो उबड़ खाबड़ या रफ धरातल होता है वहाँ पर परावर्तन विसरित होता है, डिफ्यूज्ड होता है। नेक्स्ट वन आता है, इसमें जो तीसरा नेक्स्ट स्टेज है या नेक्स्ट स्टेप है रिमोट सेंसिंग के अंदर, इसमें क्या बनता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो भी एनर्जी को रिफ्लेक्ट भी करता है और बहुत सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो वायुमंडल के अंदर धूल, धुएं और धूलकण जो है ये सौर विकिरण को या पृथ्वी के द्वारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है जिसको वो ट्रांसमिट करती है उसके अंदर बिखराव उत्पन्न करते हैं। और ये प्रकीर्ण जो है दो तीन टाइप्स का होता है। जैसे ऊपरी वायुमंडल के अंदर संकेतों का गैस कणों के कारण प्रकीर्ण अगर होता है तो इसको हम रेले प्रकीर्ण कहते हैं, रेलिक्ट स्कैटरिंग बोला जाता है। सेकंड होता है कि जब नीचे वायुमंडल के अंदर प्रकीर्ण होता है तो इसे हम माइस स्कैटर बोलते हैं। और वायुमंडल में जो तीसरे प्रकार का प्रकीर्ण है वो तब होता है जब संपर्क में आने वाले कणों का व्यास ऊर्जा तरंगों के से कई गुना बड़ा होता है, लाइकली जैसे वाटर ड्रॉप्स। तो इस प्रकार का तीसरा स्कैटरिंग होता है। वायुमंडल में कुछ गैसें हैं जैसे ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ये विभिन्न प्रकार की वेवलेंथ का अवशोषण करते हैं। और वेवलेंथ के ऐसे जो उच्च परागमनात्मक या ट्रांसमिशन के जो एरिया होते हैं उनको रिमोट सेंसिंग मेथड में विंडो कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है रिकॉर्डिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड या एमिटेड एनर्जी थ्रू सेंसर। जो सेंसर होते हैं उनको हम अलग अलग स्थान पर वातावरण के अंदर यानी एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चारों ओर उसको असेंबल करते हैं। यानी जो सैटेलाइट हैं वो दो प्रकार से उनको स्थापित किया जाता है। एक वे होते हैं जो 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाए जाते हैं, जो पृथ्वी की कक्षा की परिक्रमा सूर्य के तुल्य करते रहते हैं, जिसे सूर्य तुल्यकालिक या सन सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। दूसरे होते हैं भूस्थैतिक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के अंदर स्थापित किए जाते हैं। ये खासकर मौसम संबंधी उपग्रह होते हैं। इसी प्रकार से जैसे भारत में इनसैट श्रेणी का सैटेलाइट है वो भूस्थैतिक उपग्रह है। ये आप चित्र देख पा रहे हैं। तो जिनकी जो सैटेलाइट हैं वो पृथ्वी के चारों ओर किस प्रकार से रोटेशन करते रहते हैं। अब हम सूर्यकालिक जो उपग्रह हैं और भूस्थैतिक उपग्रह हैं इन दोनों का कंपेयर देखते हैं, तुलनात्मक। जैसे नंबर 1 आता है कि ऊंचाई। जो सूर्यकालिक उपग्रह हैं वो 700 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं, जबकि भूस्थैतिक उपग्रह को पृथ्वी के धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर इनको फिक्स किया जाता है। दूसरा होता है व्यापित क्षेत्र, यानी वो कितने एरिया की एक साथ स्कैनिंग करेंगे। तो जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं ये 21 डिग्री नॉर्थ से 81 डिग्री नॉर्थ से 81 डिग्री साउथ अक्षांशों के लैटिट्यूड के बीच में ये स्कैनिंग करते हैं। सेकंड होता है भूस्थैतिक, तो ये ग्लोब के 1/3 हिस्से को एक बार में इसका कवरेज एरिया रहता है। नेक्स्ट आता है कक्षीय अवधि, यानी जो सूर्य तुल्यकालिक सैटेलाइट होते हैं ये हर 14 दिन में एक सर्कल पूरा कर लेते हैं, जबकि भूस्थैतिक उपग्रह 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है विभेदन। इनका स्पष्ट होता है 182 मीटर से 1 मीटर। इनका अस्पष्ट विभेदन होता है जो लगभग 1 किलोमीटर गुणा 1 किलोमीटर का सर्कल होता है, या उसको आप स्क्वायर कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाभ। इसका बेनिफिट क्या है?
जो सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह हैं ये पृथ्वी साधन अनुप्रयोग में काम आते हैं, जबकि भूस्थैतिक उपग्रह जो है वो दूर संचार के यानी टेलीकम्युनिकेशन और वेदर मॉनिटरिंग यानी मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के काम आते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो एनर्जी है उस एनर्जी को फोटोग्राफिक आंकड़ों में किस प्रकार से रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो एनर्जी डिजिटल रूप में रिकॉर्ड की जाती है उसको रो के रूप में और कॉलम के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, सुव्यवस्थित किया जाता है। जैसा कि आप कंप्यूटर में देखते होंगे तो जैसे लाइकली MS एक्सेल है तो उसमें कॉलम एंड रो, तो इसी प्रकार से जो सेंसिंग विधि है वो भी रो एंड कॉलम के अंदर डाटे को रिकॉर्ड करते हैं। और इसी प्रकार के जो संवेदक हैं, भारत के अंदर एक जगह है सादनगर, ये भारत में तेलंगाना में, हैदराबाद भारत का तेलंगाना की कैपिटल सिटी है, चार मीनार का शहर भी आप उसे कह सकते हैं। उसके पास में एक शहर है सादनगर। सादनगर में भारत में ऐसा ही एक सूचना प्राप्ति केंद्र बनाया गया है जो रिमोट सेंसिंग आंकड़ों के सेंसिंग से रिलेटेड कार्य करता है। याद रखेंगे आप, वो जगह है सादनगर। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें जो चरण आता है वो आता है कि जो आंकड़े हमें मिल गए हैं रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, अब उसके अंदर कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जिनको हमें थोड़ा सा हटा देना पड़ता है, यानी उसमें कुछ कमियां होती हैं, यानी जो त्रुटियां हैं उनको दूर करने का कार्य नेक्स्ट स्टेप इसमें रहता है। क्या होता है कि जो अननेसेसरी आइटम्स हैं उनको शुद्धि करके डिजिटल डाटा में से डिलीट कर दिया जाता है और इमेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इसके अंतर्गत यूज की जाती है। और कुछ विधि होती है चाक्षुक विधि। चाक्षुक विधि का मतलब कि खुद स्वयं मनुष्य अपनी आंखों से उस सारे डिजिटल डाटे का एनालिसिस करते हैं। इसे हम बीम का चाक्षुक विधि विश्लेषण कहते हैं, जिसके द्वारा सूचनाओं को प्रॉपर किया जाता है। और इसके बाद जो सूचनाएं हमें प्राप्त हो जाती हैं उससे विभिन्न प्रकार के थीमेटिक मैप बनाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ मात्रात्मक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी रिमोट सेंसिंग डाटा का किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिमोट सेंसिंग का इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है सेंसर, कि सेंसर किस किस प्रकार के यूज होते हैं। तो रिमोट सेंसिंग विधि के अंदर जो सेंसर होते हैं वो एक प्रकार का उपकरण होता है जो पिक्चर को सेंस करने के काम आता है, यानी ध्वनि तरंगों को या प्रकाश तरंगों को कैप्चर करता है। तो ये एक प्रकार की मैकेनिकल डिवाइस होती है और सेंसर को हम दो मुख्य भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है एक्टिव सिस्टम, दूसरा होता है पैसिव सिस्टम, यानी सक्रिय प्रणाली और निष्क्रिय प्रणाली। एक्टिव प्रणाली के अंदर क्या होता है कि इसमें मानव द्वारा जो उत्पादित ऊर्जा है उसको स्रोत तक भेजा जाता है और जब वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लाइकली रडार, ये आप देख रहे हैं रडार है। इसी प्रकार से जैसे रडार है तो वो क्या करता है कि वेव्स छोड़ता है और जब वो रिफ्लेक्ट होके आती है तो उसकी मेजरमेंट करके वो तुरंत डाटा, डिजिटल डाटा बनाता है। रडार की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। ये एक प्रकार का एक्टिव सेंसर सिस्टम होता है, यानी सक्रिय संवेदन प्रणाली होती है। दूसरी होती है निष्क्रिय संवेदन प्रणाली, यानी पैसिव सेंसर सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, जो नेचुरल एनर्जी होती है, लाइकली जब हम फोटोग्राफी करते हैं तो आमतौर पर जो नेचुरल लाइट है उसका जो कैमरे हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। लाइकली कैमरा ये इसका एक अच्छा उदाहरण है। आगे आता है कि जो फोटोग्राफिक और स्कैनिंग मेथड्स हैं वो किस प्रकार के यूज होते हैं। तो फोटोग्राफी नॉर्मली वायु फोटोग्राफी होती है जिसके अंदर एयर बैलून हो सकता है या सैटेलाइट के माध्यम से किया जाता है। दूसरी विधि जो होती है वो स्कैनिंग विधि कहलाती है, जिसमें सेंसर सैटेलाइट पर सेंसर लगा दिए जाते हैं और वो पूरी की पूरी पृथ्वी का स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि हमने सूर्य तुल्यकालिक और भूस्थैतिक उपग्रहों का अध्ययन किया था तो उसी प्रकार से वो मेजरमेंट इनकी करते हैं। नेक्स्ट आता है बहुवर्ण क्रमिक स्कैनर।
मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर। तो ये स्कैनर क्या होता है, इसमें ऐसे स्कैनर लगाए जाते हैं जो एक ही साथ एनर्जी के जो विभिन्न वेवलेंथ हैं उनकी एक ही साथ स्कैनिंग करते हैं, यानी एक ही पिक्चर के अंदर वो अलग अलग डाटे को स्टोर करते हैं। या लाइकली वो गामा वेव्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेज को भी करते हैं, जो दर्शक प्रकाश है उसको भी करेंगे, इंफ्रारेड को भी करेंगे। यानी एक ही टाइम में, एक ही खंड में वो विभिन्न प्रकार के जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन है उसके प्रति संवेदनशील होते हैं। इसीलिए इस प्रकार के स्कैनर को मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर कहते हैं। यानी ये विभिन्न प्रकार के जो बैंड होते हैं एनर्जी के, उनको एक ही साथ अभिग्रहित या रिसीव कर लेते हैं और उनसे पंक्ति दर पंक्ति क्रमिक अभिलेखन ये करते रहते हैं। सेकंड आता है विस्क ब्रूम स्कैनर। इसको हम एक्रोस ट्रैक स्कैनर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक घूमने वाला यंत्र लगा रहता है, यानी एक घूमने वाला दर्पण है जो डिटेक्टर इसमें लगा रहता है। दर्पण इस प्रकार से फिक्स किया जाता है कि एक चक्कर पूरा करने पर वो दर्शक और अवरक्त इंफ्रारेड को और जो विजुअल सेक्टर है उसको रिकॉर्ड करता है। और जो इसका जो कवरेज एरिया रहता है वो 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच आमतौर पर रहता है। तो जो सेकंड विधि है वो है विस्क ब्रूम स्कैनर। इसी प्रकार से इसमें एक आता है जो पुश ब्रूम स्कैनर, इसको अलोंग ट्रैक स्कैनर भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे डिटेक्टर एक साथ लगे होते हैं। कई सारे डिटेक्टर जो हैं विभिन्न प्रकार का विभेदन कार्य वो एक साथ करते रहते हैं। जैसे फ्रांस का एक सुदूर संवेदनी उपग्रह है जिसको हम स्पॉट बोलते हैं, वो इस प्रकार का काम करता रहता है। इसका जो सेंसिंग का एरिया होता है वो 60 किलोमीटर और विभेदन जो है इसका 20 मीटर के आसपास रहता है। नेक्स्ट आता है कि जो उपग्रह की विभेदन क्षमता है, रेजोल्यूशन कैपेसिटी है सैटेलाइट की, वो किस प्रकार की रहती है। तो जो सूर्यकालिक उपग्रह हैं और ये एक निश्चित अंतराल के बाद सूचनाओं को प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको सामयिक विभेदन यानी टेम्पोरल रेजोल्यूशन कहा जाता है। यानी एक बार उनको स्कैनिंग कर ली तो अब वो नेक्स्ट 14 दिन के बाद मान लो स्कैनिंग करेंगे, या दूसरा सैटेलाइट है कि उन्होंने पहले 24 घंटे में क्या था, अगले 24 घंटे में दोबारा स्कैनिंग की और उन दोनों पिक्चरों में क्या डिफरेंस है उसका एनालिसिस इसमें किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए है कि 26 दिसंबर 2004, दिसंबर 26, 2004 को इंडियन ओशन के अंदर यहाँ पर सुमात्रा के पास अर्थक्वेक की घटना हुई, जिससे महासागर के अंदर, हिंद महासागर के अंदर इंडियन ओशन में बहुत भयंकर सुनामी आई और उसके कारण से आसपास के जो बहुत सारे द्वीपीय क्षेत्र थे और भारत का भी पूर्वी तटीय क्षेत्र था, इन सब के अंदर भयंकर तबाही हुई। तो ऐसा ही एक पिक्चर ये आप देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया के बांदा आसे नामक स्थान है। इसका ये चित्र पहले का है, यानी जिस समय सुनामी नहीं आई थी उस समय सैटेलाइट ने जो इमेज ली वो इस प्रकार की थी, बिल्कुल सब कुछ सुव्यवस्थित नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट स्कैनिंग हुई तो पिक्चर ऐसी थी, आप देख रहे हैं तबाही के सिंबल बिल्कुल साफ स्पष्ट नजर आते हैं कि सब कुछ बिल्डिंग वगैरह सब तहस नहस हो गया। तो इस प्रकार से जो सैटेलाइट की रेजोल्यूशन कैपेसिटी है, जो टाइम टू टाइम मेजरमेंट करती है, स्कैनिंग करती है, उससे आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो हम इसको 3 आधार पर इस विभेदन को मेजरमेंट करते हैं, या इसकी टाइप्स हम कह सकते हैं कि जो रिमोट सेंसिंग रेजोल्यूशन है वो 3 टाइप्स का होता है। एक होता है स्पेशियल रेजोल्यूशन यानी धरातलीय विभेदन, दूसरा होता है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन और थर्ड वन होता है रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन। धरातलीय विभेदन में क्या होता है कि इसमें अलग अलग पिक्चर ली जाती हैं। जैसे आप ये पिक्चर आपने आजकल देखा होगा, आप इस टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अच्छी समझ सकते हैं इसको, कि आप मोबाइल में कोई पिक्चर लेते हैं और फिर उसको जूम करके देखते हैं, तो ये इसी प्रकार का है। यानी
इन लार्ज इसको हम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही जो स्मॉलर सेल साइज होता है तो उसके अंदर हाई रेजोल्यूशन रहता है, लेकिन जैसे ही आप उसको जूम करेंगे तो लो सेल साइज हो जाएगा, तो रेजोल्यूशन उसका कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आप ये देख रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है कि हाई रेजोल्यूशन में किस प्रकार की पिक्चर होगी तो लो में किस प्रकार की बनेगी। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा जो जिनकी आई साइट कमज़ोर हो जाती है, खासकर बड़ी एज में जब आँखों की देखने की क्षमता कम हो जाती है, तो आमतौर पर हम स्पेक्स यूज करते हैं। चश्मा यूज करने से क्या फ़ायदा होता है, तो चश्मा जैसे ही यूज करते हैं तो कोई भी वस्तु जब किताब को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो वास्तव में क्या होता है कि वो आँखों के सामने उनको जूम करके दिखाता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चश्मे के माध्यम से जो वर्ड्स होते हैं उनके बीच का गैप आँखों को साफ स्पष्ट नजर आता है। तो इस प्रकार से जो धरातलीय विभेदन है, स्पेशियल रेजोल्यूशन है, इसमें भी एलिमेंट्स को लिया जाता है, स्कैनिंग की जाती है और फिर उसका जूम करके और अच्छे ढंग से पिक्चराइजेशन किया जाता है। यानी सुदूर संवेदन में धरातलीय विभेदन लाइकली इसी प्रकार की एक्टिविटी होती है जैसे हमारे चश्मे की होती है। नेक्स्ट आता है स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो ऊर्जा की किरणें हैं उनके विभिन्न प्रकार के जो रेजोल्यूशन होते हैं उनका प्रकीर्ण या पृथक्करण विधि से मेजरमेंट या अभिलेखन किया जाता है। इसका एक सबसे अच्छा तरीका आपने कभी इंद्रधनुष देखा होगा कि जब कभी बरसात होने के बाद जलवाष्प वायुमंडल में तैरते रहते हैं और जब सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर गिरता है तो प्रकाश का जो बिंब है वो प्रकीर्ण हो जाता है और उसके कारण से इंद्रधनुष के अंदर 7 रंग हमें स्पष्ट नजर आते हैं। जैसे सबसे ऊपर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। इन 7 रंगों से जो दर्शय प्रकाश है वो बनता है। इसी प्रकार से हम इसको आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। आपने साइंस लैब में देखा होगा कि प्रकाश को, सूर्य की किरणें आ रही हैं, उनके बीच में प्रिज्म रख दीजिए, तो प्रिज्म रखोगे तो आपको सामने ऐसी 7 जो वेव्स हैं वो अलग नज़र आ जाएंगी। तो इस प्रकार से दूसरा जो विभेदन होता है वो वर्णक्रमीय विभेदन या स्पेक्ट्रल विभेदन कहलाता है। थर्ड वन होता है रेडियोमेट्रिक विभेदन। इसमें क्या होता है कि जितना रेडियोमेट्रिक विभेदन अधिक होगा विकिरण उतना ही कम हो जाएगा। जैसे विभिन्न ऊर्जा तरंगों से चित्र प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया में प्रकाश प्रकीर्ण सिद्धांत पर यह कार्य करता है। लाइकली जो इंद्रधनुष है वो एक नेचुरल प्रकाश का प्रकीर्ण है, स्कैटरिंग है, और जबकि जो प्रिज्म होता है वो मानव निर्मित हो गया। तो इस प्रकार से जो रेडियोमेट्रिक विधि है इसमें भी इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। थर्ड वन आता है सुदूर संवेदन में आंकड़ा उत्पादन। जो डिजिटल डाटा है उसको हम रिमोट सेंसिंग में किस प्रकार से बनाते हैं, तो इसमें वही होता है कि एक तो जो फोटोग्राफी रील होती है उसके माध्यम से इसका अभिलेखन किया जाता है, यानी लाइट सेंसिटिव फिल्म, जिसको हम नेगेटिव फिल्म भी बोलते हैं। जैसे पुराने कैमरे आपने देखे होंगे, उसके अंदर एक रील होती थी, उस पर जो प्रकाश है वो एक नेगेटिव पर रिफ्लेक्ट हो जाता था। दूसरा होता है डिजिटली। जैसे आजकल आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर भी मेमोरी कार्ड होते हैं जिसके अंदर रो एंड कॉलम बनते हैं, 0 और 1 जो कंप्यूटराइज डिजिट होती हैं उनको वो अलग अलग कॉम्बिनेशन में सेव करके डिजिटल डाटा बनाते हैं। लाइकली इसको हम जो फोटोग्राफिक इमेज हैं, जैसे आप पुराने ये देख रहे होंगे कि ये ब्लैक एंड वाइट नेगेटिव थे, ये कलर जो नेगेटिव होते थे, तो कैमरे में इस प्रकार की रील यूज की जाती थी। इसको हम दर्शय क्षेत्र यानी 0.3 से 0.9 माइक्रोमीटर जो दर्शय प्रकाश का खंड होता है वेवलेंथ का, तो उसको हम इसमें यूज करते हैं। और इसमें जो फिल्म यूज होती है वो 4 प्रकार के इमल्सन वाली फिल्म होती हैं। जैसे एक ब्लैक एंड वाइट, दूसरी कलर्ड यूज होती है, तीसरी ब्लैक एंड वाइट इंफ्रारेड और चौथी होती है कलर्ड इंफ्रारेड। तो ये 4 विधियों से हम फोटोग्राफिक इमेज इसमें बनाते हैं। इसी में एक होता है डिजिटल इमेज। डिजिटल इमेज में क्या होता है, जैसे ये रो एंड कॉलम के अंदर पिक्सल्स के अंदर
डाटा को स्कैनिंग करते हैं। और ये जितने भी बॉक्स आप देख रहे हैं इनको एक अलग से DN बोला जाता है, डिजिटल नंबर सिस्टम इसको बोला जाता है। और ये जितनी ज़्यादा गहनता होंगी उतना ही ज़्यादा इमेज क्लियर होगी। यानी जैसे आप आजकल लेते हैं कि कोई भी मोबाइल फ़ोन लेने जाते हैं या कैमरा लेते हैं तो उसके अंदर आप मेगापिक्सल बोलते होंगे कि ये इतने मेगापिक्सल का है। तो जितनी मेगापिक्सल अधिक होंगी कैमरे की क्वालिटी, क्लियरिटी वो अच्छी होगी। नेक्स्ट आता है जो सैटेलाइट से प्राप्त इमेज हैं। अब सारी स्कैनिंग हो गई है, अलग अलग सेंसरों का हमने अध्ययन कर लिया। अब ये है कि जो इमेज हमारे सामने आई, अब उस इमेज को हम किस प्रकार से अध्ययन करेंगे, उसका इंटरप्रेशन किस प्रकार से होगा। तो जो विभिन्न प्रकार के डिजिटल डाटे हैं या पिक्चर्स हैं जो सैटेलाइट या सेंसर के माध्यम से हमें प्राप्त हुई हैं, उनका हम दो प्रकार से मूल रूप से अध्ययन करते हैं। नंबर 1 होता है उसका गुणात्मक अध्ययन, दूसरा होता है मात्रात्मक अध्ययन। और इसको हम चाक्षुष निर्वचन यानी विजुअल इंटरप्रेशन, यानी मनुष्य खुद अपनी आंखों से सारे डाटे को स्कैन करता है, देखता है कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई या हल्का फुल्का इसको ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा होता है डिजिटलाइज यानी कंप्यूटराइज विधि से इसकी जो सूचनाएं हैं उनको प्राप्त करके उनका विश्लेषण किया जाता है। तो इसके अंदर जो मूल तत्व होते हैं, कोई भी इमेज है जब हम उसका निर्वचन करते हैं, इंटरप्रेशन करते हैं, तो उसके अंदर हम कुछ विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। जैसे बिंब संबंधी विशेषताएं हैं, जैसे वस्तु की शेप है या उसका रंग कैसा है, उसकी साइज कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है। इसके अलावा उसके अंदर कोई शैडो है तो उसको पहचानना। इसी प्रकार से दूसरा होता है धरातलीय विशेषताओं का अध्ययन, जैसे कि वो अन्य वस्तुओं के साथ किस प्रकार से कोरिलेट कर रही है। जैसे आपने आमतौर पर देखा होगा कि मान लो किसी फोटो में कोई रोड है तो रोड के दोनों तरफ पेड़ पौधे होंगे और वो पंक्ति में हमें नजर आएंगे। तो इस प्रकार से सहचार्य इसके अंदर होता है। यानी मूल रूप से हम किसी भी इमेज का जब इंटरप्रेशन करेंगे तो हम साइज को देखेंगे, शेप को देखेंगे, उसकी टोन क्या है यानी ब्राइटनेस है, कलर है, साइट देखेंगे कि वो किस स्थान की फोटो है, उसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, रफ है, शैडो देखेंगे। इसके अलावा एसोसिएशन और पैटर्न उसके अंदर अध्ययन किया जाता है। यानी सबसे पहले जैसे रंग था, उसके अंदर टेक्सचर में हम क्या अध्ययन करेंगे कि वो उसका गठन किस प्रकार का है, स्मूथ है, या जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक बड़े शहर का कोई फोटोग्राफी हमने रिमोट सेंसिंग माध्यम से की, तो जो घनी बस्ती होगी उसका गठन हमें समतल गठन नजर आएगा क्योंकि उसमें मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। जबकि जो कम घनत्व वाले रिहायशी एरिया होंगे उसका गठन जो है वो स्थूल होगा। इसी प्रकार से चावल और गेहूं की फसलें होती हैं वो महीन गठन वाली यानी फाइन टेक्सचर दिखाई देंगी, जबकि जो गन्ना है या मोटे अनाज हैं उनकी फसलों का टेक्सचर स्थूल होता है। इसी प्रकार से जो झाड़ीनुमा वनस्पति है उनका टेक्सचर भी हमें स्थूल नजर आता है। जो सदाबहार वन होते हैं वो चिकने समतल वाले नजर आते हैं फोटोग्राफी में। इसी प्रकार से आकार हैं, जैसे रिमोट सेंसिंग या ड्रोन विधि से या सैटेलाइट से जो इमेज हमें प्राप्त हुई है उसके अंदर जो औद्योगिक सर्कल होते हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होते हैं वो अलग नज़र आ जाते हैं। कोई बड़ा स्टेडियम मान लो किसी शहर में है तो वो हमें स्पष्ट नज़र आ जाएगा, वो अलग से पहचान में आ जाएगा। इसी प्रकार से जो खेत जोत रखे होते हैं उनका जो गठन है वो धारीदार होता है, जबकि झाड़ी का जो गठन है वो महीन चितकबरा नजर आता है। इसी प्रकार से आकृति आप देख सकते हैं, जो बाग बगीचे हैं या कोई रेलवे स्टेशन है या दिल्ली में जैसे कुतुब मीनार, अक्षरधाम मंदिर, संसद भवन, तिहाड़ जेल, इस प्रकार की जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो उनकी आकृति स्पष्ट नजर आ जाती है। जबकि नदी, झील, मरुस्थल, तालाब इनकी आकृतियां इर्रेगुलर होती हैं, अनियमित नजर आती हैं। नेक्स्ट आता है शैडो। क्या होता है कि जब मान लो नेचुरल फोटोग्राफी आप कर रहे हैं तो सूर्य
जिस समय फोटो लिया गया है उस समय सूर्य की स्थिति कहाँ थी, उसकी भवनों पर या पेड़ पौधों पर, फसलों पर किस प्रकार से रोशनी गिर रही थी, और आपका फोटोग्राफी का कैमरा और सूर्य का एंगल क्या था, तो उसकी शैडो भी जो है वो हमारे इंटरप्रेशन का एक मुख्य अंग है। जैसे दिल्ली में स्थित जो कुतुब मीनार है, मस्जिद की मीनारें हैं, भवनों पर बनी हुई पानी की टंकियां हैं, बिजली के खंभे हैं, इनकी आकृतियां लगभग एक जैसी होती हैं, लेकिन इनकी जब आप शैडो देखोगे तो उसके अंदर ये परछाई के द्वारा पहचानी जा सकती हैं। कई बार परछाइयाँ जो है वो बाधा भी उत्पन्न करती हैं। कैसे? जैसे लंबी इमारत हो और उसके पास में कोई छोटी इमारत है तो वो फोटोग्राफी में छोटी इमारत नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो शैडो में नज़र हो छुप जाएगी। तो इसी प्रकार से जो इंटरप्रेशन का मुख्य ये भी एक भाग रहता है कि हमें शैडो का भी इसमें ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आता है पैटर्न। पैटर्न में हम अध्ययन करते हैं कि पिक्चर में जो इमेज में हमें एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं वो नियमित हैं या इर्रेगुलर हैं। जैसे आमतौर पर जो शहर होते हैं उनके अंदर जो रेजिडेंशियल एरिया होते हैं वो यदि वो प्लान्ड सिटी हैं या प्लान्ड एरिया हैं तो उनको हम अलग से पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से जो बाग बगीचे हैं, फसलें हैं, रोपण, प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, इनके अंदर भी एक रूपता नज़र आती है। इसी के साथ साथ जो अपवाह तंत्र होते हैं वो इर्रेगुलर नज़र आएंगे। नेक्स्ट आता है सहचार्य या एसोसिएशन। कुछ जो भौगोलिक तत्व होते हैं या प्राकृतिक जो स्थिति होती है उनके आसपास की, उनके साथ उनका सीधा संबंध होता है। लाइकली जैसे मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी है तो उसके आसपास में बड़ी बड़ी शिक्षण संस्थान अवश्य होंगे। इसी प्रकार से वहाँ पर स्कूल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, खेल का मैदान भी वहाँ पर हो सकता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि मान लो किसी शहर में कोई स्टेडियम या रेस कोर्स है, तो वो आमतौर पर बड़े शहरों में ही होगा। यानी जब आप सैटेलाइट इमेज को देख रहे हैं तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इमेज ज़रूर बड़े शहर की है, क्योंकि छोटे शहरों में स्टेडियम आदि नहीं होते अपेक्षाकृत। औद्योगिक क्षेत्र भी किसी मुख्य मार्ग के किनारे पर या किसी बड़े शहर के आउटर एरिया पर ही आपको मिलेंगे। मलिन बस्तियों की स्थिति किसी रेल मार्ग या नाले आदि के नज़दीक आमतौर पर देखने को मिलती है। इसी प्रकार से कूड़ा कचरा या उपचार का प्लांट है वो आमतौर पर शहर से बाहर होता है। तो इस प्रकार से जो आपस में कोरिलेशन है, जिसको हम एसोसिएशन कहते हैं, उसके द्वारा भी हम इमेजों का इंटरप्रेशन कर सकते हैं। तो मूल रूप से हम यहाँ पर इसको एक बार समराइज कर सकते हैं कि जब भी हम जो इमेज हैं सैटेलाइट से प्राप्त उनका इंटरप्रेशन करेंगे तो निर्वाचन करेंगे, तो उसमें हम आमतौर पर टोन, शेप, साइज, पैटर्न, टेक्सचर, शैडो और एसोसिएशन का अध्ययन करते हैं। ये आप इसमें भी देख सकते हैं कि अलग अलग टोन होती हैं, शेप अलग होती हैं, टेक्सचर भी, पैटर्न, साइज एंड एसोसिएशन, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस व्याख्यान के आधार पर अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। आप निम्नलिखित प्रश्नों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का कार्य करेंगे। फर्स्ट वन है, सुदूर संवेदन से सूचनाएं प्राप्त करने के चरण बताइए। एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू रिमोट सेंसिंग। सेकंड क्वेश्चन आप लिखेंगे, सन सिंक्रोन्स और जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं उनके अंदर आप कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे सूर्य तुल्यकालिक और भूस्थैतिक उपग्रहों में। तीसरा क्वेश्चन है कि सेंसर क्या होते हैं। संवेदकों की जो एक्टिव सेंसिंग सिस्टम है और पैसिव सिस्टम सेंसिंग जो विधि है, यानी सक्रिय प्रणाली और निष्क्रिय प्रणाली, उनका तुलनात्मक वर्णन कीजिए। प्रतिबिंब निर्वाचन के तत्व कौन कौन से होते हैं? विच आर द वेरियस एलिमेंट ऑफ इमेज इंटरप्रेशन। इन सब को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।